स्टार्ट तो हम रिकैप कर लेते हैं जो पिछला था। पिछले वाले में यानी सबसे पहले वाले में तो हमने स्कोप ऑफ वर्क समझा था कि व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, पाइथन हम क्यों कर रहे हैं, सीएनसी किस लिए कर रहे हैं, और सीएनसी और पाइथन की जो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है वो किस तरह से कवर होगा। और फिर उसके बाद जो लास्ट वाली क्लासेस के अंदर हमने ये देखा था कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स लिए, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमने सॉफ्टवेयर्स लिए, वो जो सॉफ्टवेयर्स थे उसके ज़रिए से हमने क्या किया कि डिफरेंट किस्म की फ़ाइलें बनाई। और क्योंकि फ़ातिमा तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, अली का बैकग्राउंड बिल्कुल नया है इन सब चीज़ों के अंदर, उसको बेसिक से समझना है। अब शाह हसन तुम भी आ गए, तुम कंप्यूटर साइंसेस को समझते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी जो इस फील्ड से। तो बेसिकली मेन चीज़ जो वो ये होती है कि आपका टारगेट क्या है, आप अपने टारगेट को अचीव करते हैं। आपका टारगेट है एक मशीन बनाना। अगर हम बहुत ज़्यादा इधर-उधर चीज़ों में घुसेंगे ना, तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकेंगे। तो हमें अपने टारगेट तक पहुँचना है। अगर तुमको फ़र्ज़ किया इफ़ यू आर इन कराची और तुमको जो है ना गुलशन से सदर जाना है, लेकिन तुम पहले मलीर चले जाओ, उसके बाद तुम लांडी चले जाओ, फिर तुम सऊदाबाद चले जाओ, फिर तुम सदर पहुँचो, तो तुम्हारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और राह भी भटक जाओगे। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पास डायरेक्ट बंदा होगा जिसको रास्ता पता होगा, तो वो आपको मेन साफ-साफ रास्ते से सीधा अपनी जगह पहुँचा देगा। और वो चीज़ें जो है ना, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इस वक़्त हमारी ये जो वीए वगैरह की क्लासेस हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली हाइली पेड कोर्सेज़ हैं और इसमें बहुत ही क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से। तो हमने क्या करना है कि हमने बहुत ही फ़ोकस रह के चलना है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस किया था, वो हमारी जो डिस्कशन थी वो सारी की सारी इस चीज़ पे बेस कर रही थी कि ग्राफ़िक्स कितनी तरह की होती हैं, और जो एक कंप्यूटर में ग्राफ़िक्स बनती है वो विजुअल्स होती हैं। उसमें आप उसको 3D जो है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और 2D और 3D में क्या फ़र्क है, वो हमने अभी करना बाकी था, लेकिन हमने 2D के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर वो जो है उसकी डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, जिसमें कि हमने बिटमैप को बहुत ही एलेबोरेट किया था, और उसमें हमने एक फ़ाइल बना के 2 लाइनें खाली ड्रॉ की थी, और जो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया था वो सबसे ईज़ी वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। देखो, ईज़ी वाले सॉफ्टवेयर से मुराद मेरी है कि जो बेसिक है, यानी पेंट जो है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट वो बिल्कुल बेसिक है। उसमें हमने 2 लाइनें ड्रॉ की और उसको हमने सेव किया, तो वो 2 एमबी से ज़्यादा बड़ी फ़ाइल थी। क्योंकि वो बिटमैप थी, और एक-एक बिट को उसने रिकॉर्ड करना होता है और फिर वो लेके चलती है। वो सबसे पुराना तरीक़ेकार था कंप्यूटर के अंदर एक किसी भी फ़ाइल को सेव करने का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके सेकंड लेयर शुरू हुई। सेकंड लेयर ये शुरू हुई कि हमने स्केचअप एक 3D सॉफ्टवेयर लिया और हमने उसके अंदर भी एक फ़ाइल सेव की, और हमने ये देखा कि उसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। हम जब प्रोफ़ेशनल दुनिया में आएँगे ना काम करने के लिए, रियल सेंस में काम करने के लिए, तो हमको ये पता चलेगा कि जब हम वो रियल सेंस में काम करने जाएँगे, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमको उन चीज़ों पे काम करना है जो रियल वर्ल्ड के काम है। मैं तुम लोगों को यहाँ दोनों तुम सब लोगों को एक बात बताता हूँ। तुम लोग जानते हो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है विंडोज़ को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? तो डेस्क नॉर्मली जो एक ऑफ़िस की डेस्क होती है, उसको जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया था। कॉन्सेप्ट ये था, और ये कॉन्सेप्ट जो स्टीव जॉब्स का था, जो कि विंडोज़ जिसने एप्पल मैक बनाया था, ये दोनों साथ काम कर रहे थे और फिर ये सेपरेट हुए थे। तो चालाक था बहुत ज़्यादा, शातिर था, कौन? ये अपना बिल गेट्स। इसने इससे पहले वो परफेक्शनिस्ट था, स्टीव जॉब्स वो परफेक्शन लेकर के आता था चीज़ों में। ये कच्चा खाने का आदी थे, यानी बस जितनी जल्दी हो मार्केट में फेंक दो और अपनी चीज़ों को आगे ले आओ। तो मार्केट में इतनी जल्दी इसने एक प्रीमैच्योर विंडोज़ लॉन्च की, और क्योंकि दौर ऐसा था कि कुछ और अवेलेबल नहीं था, तो डेल ने, एचपी ने इस सब से एग्रीमेंट साइन कर लिया। और जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया इनके साथ और पर कॉपी लाइसेंस बिकने लगा, तो क्या हुआ कि ये ऊपर आ गया। अब बाकी जो लोग थे, जो बाद में एप्पल बना, एप्पल बहुत ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको जगह नहीं मिल सकी, ये आगे निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पास जो भी चीज़ें थी ना, तुमको मैं डेस्कटॉप का बता रहा था, तो ये इसने कच्चे थे, तो उस वक़्त इसने ये कॉन्सेप्ट दिया था डेस्कटॉप का। अब ये डेस्कटॉप क्या होती है? आपके एक डेस्क होती है, इसकी टॉप होती है, इसके अंदर एक नीचे साइड में दराज़ लगी होती है, जिसमें आप अपनी मुख्तलिफ़ फाइलें-वाइलें रख रहे होते हो, और एक आपके पास डेस्क पे सामने पेन वगैरह रखने के लिए जगह होती है, कुछ फाइलें पड़ी होती हैं डेस्क पे जिन पे आप काम कर रहे होते हो।
अगर आप अपने डेस्कटॉप को देखोगे तो 100% तुम्हें यही मिलेगा कि एक नीचे बटन दबाओ तो एक विंडो ऊपर तक खुलती है जिसमें कि सारी आती है, प्रोग्राम फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, सब कुछ आ रहा होता है, वो आपकी ड्रॉज है। जो आपके टेबल के ऊपर चीज़ें रखी हैं, ये आपके वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फाइलें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, उनको क्लिक करते हो फाइल खुल जाती है, प्रोग्राम्स के शॉर्टकट रखते हैं। फिर आप जाते हैं तो आपके पास जो ऐसी फाइलें होती हैं जिनमें डाटा वगैरह रखा होता है, वो आप जाते हैं अलमारी में रखी होती हैं, तो आप ब्राउज़र खोलते हैं अपना या एक्सप्लोरर खोलते हैं, उन फाइल्स को एक्सप्लेन करने। तो ये बेसिकली क्या था, एक एनवायरनमेंट था जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट था। इसको इन्होंने कंप्यूटर में सिमुलेट कर लिया और जब कंप्यूटर में सिमुलेट कर लिया तो क्या हुआ कि वो डेस्कटॉप चलाने लगा, तो विंडोज़ का डेस्कटॉप आ गया। डॉस में ही सब कुछ होता था मगर हम उसमें लिखते थे, वो फॉर्मेट अलग था। हम लिखते थे कि सी चेंज डायरेक्टरी, फिर एलडीआर, फिर उसके इरेज, फिर डिलीट फाइल, हमें लिखना पड़ता था। इन्होंने इसको एक क्लिक पे लिया। तुम लोगों को पता है जिसने माउस बनाया था वो अरबपति हो गया सिर्फ माउस बना के। उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने कुछ भी नहीं बताया बनाया। तुम लोग हैरान रह जाओगे, शाह हसन, फातिमा, अली, अलीना कि एक सिंपल छोटी सी इजाद, इतनी छोटी सी इजाद, माउस जिसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, अरबपति हो गया वो शख्स। उसके बाद उसका कोई काम ही नहीं किया उसने। ये जो एलॉन मस्क है जिसने कि आपके पास जो इस वक्त स्पेस एक्स प्रोग्राम या टेस्ला का जो ओनर है, तो वो बेसिकली दुनिया का रिचेस्ट आदमी हो गया। क्यों? उसने सिर्फ एक दो प्रोग्राम थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग काम कर रहे थे, उस ज़माने में इनके पास क्या था कि विंडोज़, क्योंकि जो आपके पास वो थी फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो डिस्क होती थी, तो छोटी छोटी डिस्क होती थी, 100 MB या 125 525 KB की जो है ना वो ड्राइव बनती थी। वो मैग्नेटिक टेप होते थे, उसको अंदर लगाते थे, उसके बाद बड़ी बड़ी वो ड्राइव्स होती थी मैग्नेटिक टेप की। तो स्टोरेज का बड़ा मसला था कंप्यूटर में, तो उसने एक प्रोग्राम बनाया जो सिर्फ कंप्रेस करता है, जिसे जिप कहते हैं। आप भी आज इसको यूज़ करते हैं, विनजिप वगैरह। उसने वो प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम डेल ने खरीद लिया उसे $365 मिलियन में। $365 मिलियन का उसने वो सिर्फ एक प्रोग्राम बना करके भेज दिया उनको, उसने खरीद लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगली चीज़ पर आप आ जाए। अगली चीज़ क्या हुई कि उसी ने एक ऐसा पेमेंट मैकेनिज्म देखा कि यार लोगों को पेमेंट में बड़ी प्रॉब्लम है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है और कोई भी शख्स उसके पीछे के 3 नंबर्स डाल करके कहीं पे भी पेमेंट कर सकता है और फिर उसको हैसल होती है सारी, या क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, वो पता नहीं चलते। तो उसको रोकने के लिए उसने कहा कि ईमेल के थ्रू पैसे भेजो। तो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक फातिमा ने कंपनी बना ली है, उस कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन है। अब शाह हसन ने पैसे देने अली को, तो शाह हसन अपनी कोई डिटेल क्रेडिट कार्ड की या बैंक डिटेल अली को नहीं देगा, बल्कि वो फातिमा को कहेगा तुम इसको पेमेंट कर दो। तो फातिमा ने इसका भी डाटा सिक्योर रखा सब। तो ये एक इसने कॉन्सेप्ट दिया और इसका नाम पेपल बना और इसने $1.6 बिलियन, 1.6 बिलियन, बिलियन डॉलर का मतलब होता है 1 अरब। तो इस वक्त अगर पाकिस्तानी रुपए में देखें तो 165 अरब रुपए का, 165 अरब यानी 165 अरब रुपए का सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बिका, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर। अच्छा भाई, बात ये पैदा होती है कि ये अगर एक सॉफ्टवेयर इतने का बिका तो उन लोगों ने बना क्यों नहीं दिया? क्या कोई इतनी मुश्किल चीज़ थी जो नहीं बना सकते? नहीं, इसका तरीका अलग है जो पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं है। और तुम लोगों ने अपने टारगेट ना बड़े लेके चलने हैं, छोटा टारगेट नहीं है तुम्हारा। मैं यहाँ पे फातिमा मेरी एक जानने वाली हैं, दोस्त हैं, उनकी बेटी है। शी इज़ ओनली 28 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ अर्निंग अराउंड $200,000, $2 लाख उसकी सैलरी है यूएस के अंदर। वो कर ये रही है खाली कि वो इसकी गूगल की एक ब्रांच है उसको हेड कर रही है और शी इज़ यंग इनफ और 4 साल हुए उसको, मगर वो इंटेलिजेंट थी, बहुत तेज़ी से ऊपर आ गई। तो देखो तुम लोगों को करना क्या है, काम सीखना है और यूनिकनेस लेकर आनी है अपने काम में। जब इनोवेशन और यूनिकनेस लाओगे तो ऊपर आओगे, वरना अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल हो जाओगे, खड़े रह जाओगे अपनी जगह पे और आम आदमी की तरह से चलोगे। तो अगर आपको कोई मेंटर मिलता है ना, कोई चीज़ें समझाता है तो आगे निकलते हैं। अच्छा, हम आते हैं दोबारा। हमने आपको बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था इस पूरी गुफ्तगू का कि डेस्कटॉप क्या होती है और उसमें सारी बातें निकल आई। इससे क्या होता है कि आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है और आपको सोचने का, आपको पता चलता है कि हम क्या करें तो आगे बढ़ें, और ये बहुत बड़ी एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। हमने अपना रिकैप कर रहे थे, तो रिकैप में हमने आपको 2D के अंदर बिट मैप बताया था और बिट मैप बनाते हुए हम आपको इस वक्त लेकर के आए थे कि विंडोज़ के सिस्टम, तो इसका मकसद था बताने का। उसका मकसद ये था बताने का कि आप अपनी इमेजिनेशन के अंदर
एक आम चीज़ को ले आए कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर की जो चीज़ है उसको आम चीज़ में कन्वर्ट कर लें। मसलन ये मेरे पास एक मेरा कप रखा हुआ है, इस कप को आपने 3D में है ये, इसकी एक हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, ये 3D हो गई ना, 3 डायमेंशंस हो गई। इसको विजुअलाइज़ करके आपने अपने सॉफ्टवेयर में लेकर के आना। फिर इसी को कंप्यूटर में जो चीज़ बनी हुई है, उसको उठा के आपने रियल वर्ल्ड में लेकर के आना है। तो जब रियल वर्ल्ड में उसको लेकर के आना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक? इस वक़्त दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मटीरियल्स के ऊपर, इतना ज़्यादा काम हो रहा है मटीरियल्स के ऊपर। पाकिस्तान में तो समझो कोई काम हो ही नहीं रहा। इवन फातिमा जिस कंपनी में काम करती है, वो आपके फ्लैट बेड प्रिंटर्स बनाते हैं। और फातिमा, मैंने कल ही जब तुमसे बात हुई, इसका डिसाइड कर लिया था कि तुम अपने इस फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर जो तुम्हारा ये कोर्स का हो रहा है, तुम एक प्रिंटर बनाओगी, फ्लैट बेड प्रिंटर। यूनिवर्सिटी में जाके मैं यहाँ से तुमको उसकी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, सारा पैसा मैं खर्च करूँगा, कोई मसला नहीं। तुमने उसकी प्रोग्रामिंग करके वो बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसकी बनानी है और हार्डवेयर भी बनाना है, ठीक है। अली और शुएब वगैरह के पास जो काम है वो काम है किस चीज़ का, CNC राउटर बनाने का, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आपने जब बनाएंगी ना आप, तो आप ये देखेंगे कि वही प्रिंटर जो कपड़े पे प्रिंट कर रहा था, वो कपड़े पे आप प्रिंट कर रही होंगी। और आपके पास उसके बाद बिजनेस ऑप्शन क्या होंगे? बिजनेस ऑप्शन ये होगी, आप टी-शर्ट्स पे प्रिंट करके बेचेंगी। अलीना को साथ लगा लेना, वो इन्वेस्टमेंट में दे दूंगा। टी-शर्ट्स के ऊपर इस वक्त आप जाए ना प्रिंटिंग कराने के लिए, तो वो बेचारे स्क्रीन प्रिंट करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं। आपको अगर कोई सिर्फ एक चीज़ एक प्रिंट करवाना है तो उनको फिजिबली नहीं पड़ता, इसलिए कि वो स्क्रीन कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आपने क्या करना है, टी-शर्ट की आपने बस फ्लैट बेड में लगाए, बटन दबाया और उसने प्रिंट कर दी। फ्लैट बेड प्रिंटर लाखों रुपए का है, और ये आप इस कोर्स के एंड पे खुद बना चुकी होंगी। तो जैसे कि अगर आपने फर्ज किया बच्चे हैं, उन्होंने अपनी आपने कोई बच्चा है, उसने अपनी टी-शर्ट के ऊपर अपनी पिक्चर प्रिंट करनी है, तो बस वो अपनी पिक्चर भेजे, आप एक क्लिक करेंगी, वो टी-शर्ट पे प्रिंट होगी, वापस भेज दीजिए। जैसे आप किसी पेपर पे प्रिंट कर रही हो, टी-शर्ट पे प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप अपना खुद ही बना लेंगे प्रिंटर। तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन हम वहाँ से निकल चुके हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता करके उन चीज़ों को लेकर के आना है। तो ये मैंने प्रोजेक्ट जो है ना, ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया। इसके अंदर C6602 जो है HP की, वो है, क्या नाम है उसका, अपना कार्ट्रिज, इंक कार्ट्रिज है, वो लगेगी। उसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनेगा और तुम्हारा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बनेगा। अली को हम दे देंगे CNC लेज़र, क्योंकि वो ऑलरेडी लेज़र वाली कंपनी में काम करने जा रहे हैं। तो वो यहाँ पे जो मेटल कटिंग है उसके अंदर चला जाएगा, स्टेंसिल्स कटिंग में चला जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। तो देखो, अभी जो हमारी बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि हम किस तरह से किसी भी फिजिकल चीज़ को कंप्यूटर में लाएंगे और किस तरह किसी भी नॉन फिजिकल चीज़ को बाहर लेकर के आएंगे। उसके लिए ना बेसिक्स बहुत सारे आइटम्स आपको इस प्रोजेक्ट के लिए आने चाहिए। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग 2D, वो आपको समझ में आनी चाहिए, आपको चाहिए कि वो कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ उसके बाद ये कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे आपकी पूरी हो जाती है ना, तो फिर आप आ जाते हैं सेकंड लेयर के ऊपर। अब आपकी सेकंड लेयर क्या है वो भी समझिए। सेकंड लेयर ये है कि उसको प्रोग्राम को कनेक्ट करना अपनी मशीन से, क्योंकि मशीन भी आप खुद ही बना रहे हैं। अभी आपके पास बाहर से बनी हुई मशीन आती है, उसके मैनुअल्स आते हैं पूरे के पूरे। वो मैनुअल्स आप पढ़ते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उसको खुद कंट्रोल नहीं किया, आपको कुछ भी नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को अपने बने हुए CNC राउटर दिखाऊंगा, CNC लेथ मशीनें दिखाऊंगा जो हम अपनी खुद बनाते हैं और हम एक्सपोर्ट करें। और अभी मैंने ऑर्डर दिया पाकिस्तान में 20 मशीनों के लिए CNC। एक CNC मशीन $1 लाख की होती है, यानी $20 लाख। $20 को अगर कन्वर्ट करोगे तो 50 करोड़ रुपए हैं ये, ठीक है। ये हमारे US, UK, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में बिकेंगे। तो देखो, ये सारे के सारे काम हैं और हम इसको कर रहे हैं, हम तुम्हें ये पूरी नॉलेज ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं, अब हमने आज क्या करना है। हमने उस दिन बिट मैप को समझ लिया, बिट मैप के बाद हम आ गए सेकंड लेयर के ऊपर। हमने इंक स्पेस को देखा था, इंक स्पेस के बाद फिर हमने स्केचअप देखा था। तो हम 2D में बेसिक, 2D में एडवांस, यानी बेसिक था जो उसमें था पेंट में। फिर उसके बाद जो एडवांस पर आप आए तो आपने इंक स्पेस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, वो मैंने उसका पोर्टेबल वर्जन निकाल लिया, मेरे पास है, मैं तुम लोगों को दे दूंगा अगर डाउनलोड ना कर सको। फिर उसके बाद हमने स्केचअप देखा और स्केचअप में देखा कि 3D डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, फिर उसकी फिजिकल शेप किस तरह से होती है। अब हम आ रहे हैं उस चीज़ को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराई थी कि मशीन कोड्स क्या होते हैं।
अब हम आते हैं, आज इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं पाइथन, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर इसको मैं कनेक्ट करूँगा इसी के अंदर। आज जो भी कुछ पाइथन में होगा वो मैं कनेक्ट करूँगा किसमें, आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा इंक स्पेस में बने हुए जो सॉफ्टवेयर उससे, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो तुम्हारा एक बेसिक लेवल जहाँ पे शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी क्लासिफाइड है, क्योंकि ये आम लोगों को पाकिस्तान में इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। और ये एक जो आप कंपनी काम करती है, जो अंदर से प्रोडक्ट बना रही होती है, ये उनकी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। ये हम आपस में ही डिस्कस करेंगे, इसको हम किसी को दिखाएंगे भी नहीं, बताएंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आज पाइथन में पाइचाम। तुम लोगों ने पाइचाम इंस्टॉल कर लिया या नहीं किया? फातिमा? सर गूगल कोलैब हाँ, कर लिए। गूगल कोलैब यूज कर सकते कर हैं। लिए इंस्टॉल। कर लिया इंस्टॉल। अली बेटा तुमने कर लिया ना इंस्टॉल या नहीं किया अभी? यस सर, कर लिए मैंने। बस ठीक है, सही है, क्योंकि अब आज सर गूगल ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, अब मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास स्क्रीन शेयर के ऊपर, ठीक है, ताकि अब अगला स्टेप हमारा शुरू हो रहा है। ये शेयर कर दिया मैंने स्क्रीन, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि हमने स्क्रीन शेयर करने के बाद, एक सेकंड, जब तुम लोग पाइचाम इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास डेफिनेटली इस किस्म की एक पूरी इन्वायरमेंट आ रही होगी। हम चले जाते हैं नए उसके ऊपर, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। मैंने तुम लोगों के लिए ना क्यूट या टेस्टिंग 2 बना देता हूँ, टेस्टिंग 2, ठीक। ये मैंने क्रिएट किया एक नया प्रोजेक्ट, ठीक। ये न्यू विंडो में ले लेते हैं, नई विंडो में आ गया, ठीक है। ये भी क्रिएट कर रहा है, इसके वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। अच्छा, इससे इसका जो फ़ायदा है इसका पाइचाम का फ़ायदा मैं तुम लोगों को बता चुका था कि एक तो बहुत ही इजी इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स से मुराद ये होती है कि इसके लिए लिखने के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, यानी वो वर्ड्स के बहुत ज़्यादा करीब होती है। जैसे कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, मैं कहूँ कि अली 2 को 4 में जमा करो, तो इसी तरह से इसमें भी है। लेकिन जब आप इसको लेके जाते हैं सी लैंग्वेज में तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर आप असेंबली में चले जाएँ जो बिल्कुल ही और होती है उसकी वजह, वो अलग होती है। अच्छा, ये क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे राइट माउस क्लिक किया, आप ऊपर से भी यहाँ से भी कर सकते हैं। तुम लोग पाइचाम यूज़ करोगे, खुद प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, क्योंकि मेरा जो फोकस होगा, मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होगा इस चीज़ के ऊपर कि मैं क्विकली और वो चीज़ें जो कि बुकिश नॉलेज ना हो उसको लेके आगे चलूँ, ठीक है। बजाय इसके कि मैं, एक सेकेंड, बजाय इसके कि मैं ये करूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ इसके एनवायरनमेंट की, तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो तुम लोग बाकी सब चीज़ें इसकी खुद ही समझते रहना, बस कहोगे तो मैं समझा भी दूंगा, लेकिन टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ है जो कि तुम्हें ईजीली अवेलेबल हो सकती है, तो तुम उसको खुद ही कर लो, उसमें प्रैक्टिस कर लो। और बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली यानी ऐसी हैं जो नहीं कहीं तुमको मिलेंगी, वो तो फिर हम इस कोर्स में करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों से कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आगे टेस्टिंग में, मैं इसमें चला गया न्यू पाइथन फाइल में और आम फाइल में क्या फ़र्क होता है, बस ये समझ लो। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होगा .py होगा, ठीक है। ये मैं आ गया इसके और मैंने रख दिया टेस्टिंग 2, ठीक, और इसको मैंने ये क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये टेस्टिंग 2.py क्रिएट होगी। अगर ये py नहीं होगा तो ये इस एनवायरनमेंट में नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है, बात समझने की ये है कि नॉर्मली विंडोज़ जो है वो exe फाइल पे चलती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इसीलिए उसका नाम ही exe रखा जाता है। तो exe फाइल तो ये है नहीं, ये py फाइल है। तो py फाइल कैसे चलेगी, ठीक है। तो py फाइल सिर्फ इस इन्वायरमेंट में चल सकती है। अगर आपको इसको exe में कन्वर्ट करना है तो उसे बनाना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसेस है जो लास्ट में सिखाया जाएगा कि किसी भी py फाइल को आप एग्जीक्यूटेबल फाइल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और उसका पैकेज इंस्टॉलेशन पैकेज किस तरह चलाते हैं।
अब जब से विंडोज़ 10 आई है, पहले विंडोज़ जो एक्सपी वगैरह थी, तो उसके अंदर जो थे बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो वो डिपेंडेंसीज़ वगैरह सब आपको अलग से देनी पड़ती थी। अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है? अब ये फ़ातिमा को तो पता होगी, शाह हसन को भी हो सकता है पता हो, लेकिन अली जो है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है तो इसको इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज जो है ना, वो मिलती नहीं है, तो मैं लेवल को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से तुम लोग समझा रहा हूँ। डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कर ये रहा होता है कि एक वक्त में बहुत सारे प्रोग्रामों को चला रहा होता है। देखो, अगर मैं इस वक्त यूट्यूब पे कोई वो लगा लूँ, म्यूज़िक लगा लूँ, तो वो म्यूज़िक यहाँ बजने लगेगा, लेकिन मैं तुमसे बात भी कर रहा हूँ। इसी तरह से मेरे पास विंडोज़ भी खुली हुई है, तो मेरा ब्राउज़र भी खुला हुआ है, तो ज़ूम भी चल रहा है, तो और भी चीज़ें चल रही हैं, पेंट भी खुला हुआ है। तो ये इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट। मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे अलग-अलग ना डोमेन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं। प्रोसेसर जो है वो तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में काम कर रहा है, यानी वो 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर कई अरब दफ़ा जो है ना वो कर रहा है। यानी जैसे हमारा दिल धड़कता है, इसी तरह से प्रोसेसर की एक साइकिल होती है, तो वो साइकिल बहुत तेज़ चल रही है। वो तो बहुत सारे काम कर सकता है, तो इतना तेज़ वो काम करता है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप समझते हो कि ये सब चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं, नहीं साथ-साथ नहीं चल रही। वो अपना टाइम दे रहा है और वो अपने टाइम के ऊपर कर रहा है। वही आपकी स्क्रीन को भी अपडेट कर रहा है, वही आपकी बाकी सारी चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आप उसकी स्पीड को सेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की सेंसिंग जो है वो बहुत कम है। यानी उसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि आपके घर में जो बिजली आती है, वो बिजली आती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है 50 दफ़ा वो ऑन होती है, 50 दफ़ा वो ऑफ होती है। 1 सेकंड में 50 दफ़ा वो ऑन ऑफ हो रही होती है। तो अगर हम एक जो इनकैंडेसेंट लाइट लाइट बल्ब होता है उसको लगाएँ, तो हमें नहीं पता चल रहा होता, वो 50 दफ़ा ऑन ऑफ हो रहा होता है। अगर हम उसके फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएँगे, तो जब वो 16 हर्ट्ज़ पे पहुँचेगा, तो हमें उसमें फ्लिकर नज़र आना शुरू होगा। जब 8 हर्ट्ज़ पे पहुँचेगा, तो हमें पता चलेगा हाँ भई वो कुछ कर रहा है। फिर जब वो 1 या 2 हर्ट्ज़ पे पहुँचेगा ना, तो फिर आपको लगेगा आधा सेकंड बंद हुआ, आधा सेकंड खुला। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी पूरी करो, तो वो होती वो ऑन ऑफ हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। इसी तरह से कंप्यूटर में इतना फास्ट काम हो रहा होता है कि आपको पता नहीं चलता। तो उसके लिए ना क्या होता है कि बहुत सारे यूनिवर्सल वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि बहुत सारे कामों को जैसे-जैसे कोई भी काम स्टार्ट होता है, उसको एक मेमोरी दे देता है और उस मेमोरी को देके उसके बाद सेकंड लेयर में चला जाता है और दूसरे प्रोग्राम को दूसरी मेमोरी दे देते हैं। तो वो किस जगह पे क्या रखना है ये, जैसे कि अगर एक कमरे में हम 10 काम कर रहे हैं, हमने 10 फर्नीचर रखने, तो हम कहेंगे सोफ़ा इधर रखो, टेबल इधर रखो, बेड उधर लगाओ, कबर्ड उधर रखो, जूते रखने की जगह इधर बनाओ। तो वो इसी तरह से यही ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं कि किस काम को किस जगह रखना है। तो उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो वो जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो फिर डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो कि आपके प्रोसेसर और जो आपके पास जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे कम्युनिकेट करती हैं और इस प्रोग्राम को ये वेरिएबल्स को वहाँ ट्रांसफ़र करती हैं, वहाँ से लेकर के आती हैं। तो ये कहलाती है डिपेंडेंसीज़। वो डिपेंडेंसीज़ वगैरह पहले होती थी। अब आप पोर्टेबल बना सकते हैं। वो प्रोग्राम में ही डिपेंडेंसीज़ बिल्ट इन हो जाती हैं। जैसे इन स्पेस पोर्टेबल है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आसानी रह जाती है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन करें। मगर हम इसके अंदर एक चीज़ और पढ़ेंगे, प्रोग्राम सिक्योरिटी, कि फ़र्ज़ किया आपका प्रोग्राम कोई शख़्स कॉपी करके ले जाता है और वो जाकर के अपनी मशीन में लगा लेता है, तो वो आप ना चले उसके पास वो प्रोग्राम, या आपके पास फ़ौरन इन्फॉर्मेशन आ जाए, या वो जैसे ही ऑनलाइन हो तो हो जाए। तो अब जितने भी दुनिया के सॉफ्टवेयर्स हैं, सब यही करते हैं कि वो अपना ऑनलाइन एक लिंक रखते हैं अंदर से। आप जैसे ही प्रोग्राम ऑन करते हैं, उनके डेटाबेस में रजिस्टर होता है कि आपका प्रोग्राम ऑन हुआ है। अगर वो चाहें तो उस प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। तो वो भी हमने इसमें डाटा सिक्योरिटी को भी समझना है, क्योंकि आपकी जो मशीन है वो लाखों रुपए की है, ठीक है? अब जो लेज़र अभी फाइबर लेज़र लगाई है क्लास में, वो 1.5 करोड़ रुपए की है। उसके अगर सॉफ्टवेयर्स वगैरह चोरी हो जाएँ, तो और वो दूसरे मार्केट में आके बिकने लगे, तो फ़ायदा क्या? तो आपने इतनी मेहनत की होती है, ठीक है? मेहनत से ज़्यादा टाइम की कीमत होती है। जैसे मैं हूँ, इस वक़्त मैं $400 400 पाउंड्स पर डे चार्ज करता हूँ, मैं अपनी कंसल्टेंसी जो करता हूँ उसके अंदर। तो मेरी कीम अगर मैं किसी को 1 हफ़्ता देता हूँ ना, 5 दिन देता हूँ, तो मैं 2000 पाउंड लेता हूँ, यानी 4-5 लाख रुपए लेता हूँ हफ़्ते के। तो ये जो है, ये टाइम की कीमत है। अब अगर एक आदमी ने ये सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसने 20 लाख रुपए खर्च किया और दूसरा कॉपी करके फ्री में लेके चला जाए यूएसबी में, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम प्रोफ़ेशनली इसको सिक्योर भी करेंगे।
क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जब आप बनाएंगे तो py फाइल जो है वो इस एनवायरनमेंट में चलेगी, ये exe फाइल को आखिर में कन्वर्ट करना होगा, उसमें पैकेज बनाना भी सिखाया जाएगा और सिक्योरिटी भी उसमें रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर तो हमने उस दिन जब हमने दिखाया था तो हमने तुमको खोल के दिखाया था कि हर फाइल को रीड किया जा सकता है, चाहे वो exe फाइल हो या कोई भी फाइल हो। एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ है, रीडिंग ऑफ फाइल अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोगों को समझनी है। मसलन रीडिंग में क्या होता है कि आप फाइल के ओरिजिनल कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं कि उसमें लिखा क्या है। जब वो एक exe फाइल बनती है तो वो कंप्रेस्ड होती है, तो उसमें सारे करेक्टर्स आते हैं जो कि 0 to 256 हो सकते हैं। अब ये 0 to 256 क्यों होती है? क्योंकि 8 बिट प्रोसेसिंग आज तक इम्प्लीमेंट होती है फाइल्स के करेक्टर्स के अंदर, इसको ASCII कोड कहते हैं, तो उसके हिसाब से होती है। तो आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी वो उसी हिसाब से नज़र आएंगी, कहीं गैप्स नज़र आएंगे, कहीं और एक ही लाइन में होगा, रैप अप नहीं होगा, तो बहुत सारा जो है ना आपको, आप उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो कोड इनकोडेड है वो, तो वो exe फाइल बनी है। अच्छा, जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है आप उसको रीड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम जब अपनी डेटाबेस तैयार करते हैं तो हम अपने नाम से रख देते हैं। ये कि अगर फातिमा कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो वो FH के एक्सटेंशन, जैसे उसने PY बनाया वो FH के एक्सटेंशन से बना दे, उसका सॉफ्टवेयर बन जाएगा वो। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। तो फाइल एक्सटेंशन जो है ना आपकी अपनी आर्बिट्री डिसीजन होता है कि किससे से, मगर यहाँ पे एक बात जो बहुत ज़्यादा समझने की वो ये है कि जितने नोन बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं वो अपनी जो एक्सटेंशन है वो डिफाइन करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल एक्सटेंशन को लिंक कर देता है उस प्रोग्राम के साथ। तो एक जो माइक्रोसॉफ्ट में भी और बाकी सब में भी एक लाइब्रेरी बनी होती है, एक डिक्शनरी बनी होती है जो किसी भी एक्सटेंशन को बताती है, तो जो उसको रीड करती बताती है कि ये प्रोग्राम, ये एक्सटेंशन इस प्रोग्राम में खुलेगा, तो फिर वो उसी प्रोग्राम में खुलता है। तो ये बहुत सारे तो पहले से डायरेक्टरीज बनी हुई पड़ी हैं, तो उसमें तो आपको पता ही नहीं चलता, आप क्लिक करते हैं वही प्रोग्राम खुलता है। कुछ इंस्टॉलेशन के वक्त हो जाती हैं, कुछ में जिसमें जैसे कि आपने बिल्कुल ही नोवाइस है, आप पहली दफ़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, आपका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर विंडोज़ आपसे पूछता है, तो एक दफ़ा आप जब उसको उस प्रोग्राम से खोलते हैं तो वो उस प्रोग्राम में लिख देता है कि ये एक्सटेंशन इस प्रोग्राम के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली उसी प्रोग्राम पे खुलेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका, ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। अच्छा, हमने ये खोल लिया, अब हमारे पास इसके रिजल्ट्स कहाँ आएंगे, हम जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो कहाँ जाएगा, पहली दफ़ा आपको उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बहुत ही आसान चीज़, बहुत ही आसान चीज़, वो कंप्यूटर में हमेशा याद रखना कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। कंप्यूटर को बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता कंप्यूटर में। यानी एक होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी उसे इनपुट कहते हैं, और आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली उसे आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट कैसे लेंगे आप यहाँ पे प्रिंट, सिंपल प्रिंट करा लें। तो कितना आसान सी चीज़। अच्छा, हम प्रिंटर को प्रिंट करवाते हैं कि पेपर प्रिंट कराना है, यहाँ लैंग्वेज के अंदर उन्होंने आसान किया, मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक, और प्रिंट लिख के अब यहाँ पे दो चीज़ें, मैं प्रिंट लिखा, प्रिंट लिख के मैंने लिख दिया अली अम्मार, ठीक। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसने इसके नीचे रेड लाइन बना दी। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमने इसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। या तो अली अम्मार वेरिएबल होगा, ठीक, या वो स्ट्रिंग होगी। अब वेरिएबल और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है? आपने वेरिएबल जो है ना वो एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ भी रख सकते हैं। तो आप ये कहेंगे बॉक्स नंबर 1 उठा लो, तो बॉक्स नंबर 1 के अंदर जूते भी हो सकते हैं, उसमें कपड़े भी हो सकते हैं, उसमें जेवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो चीज़ उसमें रखें। लेकिन वो बॉक्स नंबर 1 आएगा तो उसके अंदर जो कुछ बना उसे वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, पाइथन में बहुत ही आसान कर दिया उन्होंने कोई, पहले होता था जी आप डिफाइन करें कि ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, डबल स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, सब कुछ करना पड़ता था। सी शार्प हम सब कुछ करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ अपने सिंपल है। अली अम्मार फॉलो ये नीचे लाइन इसलिए आ रही है कि ये हमारे रूल्स और सिंटेक्स को फॉलो नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, यहाँ ये लगा दिया और इसके एंड में ये लगा दिया, ठीक। अब देखो ब्लू लाइन खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि इसने रूल्स को फॉलो कर दिया। अब मैं इसमें तुमको ये चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक्स है यहाँ पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे ये ग्रीन बटन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि ये अभी तक हमने इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर नहीं किया। चलें रन पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं रन। जैसे ही रन करेंगे पूछेगा कि एडिट कॉन्फ़िगरेशन, आपको कुछ नहीं करना, एंटर कर दें बस।
एंटर कर दिया। अब इसने यहाँ पे कर दिया और रन भी कर दिया। यहाँ पर जो तुम लोग ये जगह देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अली अम्मार। अब हम आते हैं दोबारा, देखो मैंने ये हटा दिया यहाँ से और यहाँ से ये हटा दिया। अब ये रेड लाइन आ गई दोबारा। अब मैं सॉफ्टवेयर रन करूंगा तो वो एरर शो कर देगा। एरर इसने कहा लाइन नंबर 1, तुम लोग स्क्रीन में देखो जहाँ मेरा माउस है, लिखा हुआ है अली अम्मार सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका, जो आप लिख रहे हो उसका तरीका क्या है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसे कुछ नहीं करेंगे, हमने एक लाइन नीचे की, मैं इसको करेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि अली अम्मार को क्यों नहीं पहचान पा रहा वो, मैं इसको मिला देता हूँ अली अम्मार को, ठीक है, ये हो गया। अली अम्मार को क्यों नहीं पहचान पा रहा, अली अम्मार को इसलिए नहीं पहचान पा रहा कि हमने इसको कोई ना वैल्यू असाइन किया और ये हमने डायरेक्ट रख दिया है। अगर हम इसको कोटेशन मार्क्स में कर देंगे तो इसका मतलब ये कि ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी, मगर क्योंकि हमने इसको कोटेशन मार्क्स में नहीं रखा। कोटेशन मार्क दो तरह के हैं, एक सिंगल कोट, एक डबल कोट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि हमको कहीं पे वर्ड्स रखने होते हैं, कहीं पे कैरेक्टर्स रखने होते हैं, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट करवाते हैं। तो हमारे पास दो मेथड उन्होंने दे दिए स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, कोटेशन मार्क भी दे दिया, वो भी दे दिया। चलिए हम यहाँ आ जाते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम अली अम्मार इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्ताब, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दी। अब देखो अली अम्मार गायब हो गया यहाँ से खुद ब खुद ही, ठीक है। अली अम्मार के नीचे जो दो लाइनें खत्म हो, मैंने क्लिक किया, यहाँ लिखा हुआ आफ्ताब आ गया। तो ये हमने क्या किया कि एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसको असाइनमेंट दे दिया। अच्छा, ये एक तरीका है सिंपल सा। तो प्रिंट की कमांड सिर्फ इको के बराबर है जो पीएचपी में होती है, ठीक है, जो पीएचपी में हम इसे इको कहते हैं, या कंसोल हम सी लैंग्वेज में नॉर्मली लिखते हैं कि कंसोल आउटपुट है, या आउटपुट लिख दें तो वो आ जाता है। लेकिन प्रिंट यहाँ हमने बहुत सिंपल से वर्ड्स यूज़ किए और कितना आसान था, जो साइन करना हमने आफ्ताब लिख दिया, ये हो गया। हम आते हैं इसके अगली लाइन के ऊपर। हम कहते हैं यार मुझे ये देखना है कि इसमें टी जो है वो कौन से नंबर पे, या मैं इसकी किसी एक करेक्टर को देखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, मैं लिखूंगा प्रिंट, ये फिर डाटा साइंसेस के लिए अगला स्टेप जो ये डाटा साइंसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंट मैंने लिखा अली अम्मार, अच्छा वो खुद ब खुद आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल है ना, ऊपर वेरिएबल को जब डिफाइन खुद लिखोगे खुद ब खुद आ जाएगा, इसी कहते हैं इंटेलिजेंस। मैंने लिखा अली अम्मार, तो ये देखो खुद ब खुद लिखा हुआ आ गया, मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि अली अम्मार पे, अली अम्मार में जाओ और ये देखो कि तीसरे नंबर पे कौन सा करेक्टर है, ठीक, ये वो कर दिया। अब मैंने इसको प्ले किया तो तीसरे नंबर पे क्या है, 0 1 2 3 ए है। मैं इस ए को यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ ताकि हमें, तो हमारा तीसरे नंबर पे कौन सा करेक्टर है, ये 0 शुरू होता है, 0 1 2 और ये 3। अब मैंने इसको प्ले कर दिया यहाँ पे। जैसे ही प्ले किया तो देखो ऊपर तो लिखा उसने आफ्ताब, क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसमें ए लिख दिया इसने। तो ये इसने क्या किया कि जैसे ही कोई करेक्टर मिलता है ना, तो ये पूरे करेक्टर की इंडेक्सिंग कर देता है। इंडेक्सिंग क्या कहलाती है, इंडेक्सिंग तरतीब बना देता है। हर करेक्टर को एक तरतीब में लगा देता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 इस तरह से करके बना देता है। तो इससे क्या होगा, आपके पास जब तरतीब बनेगी ना, तो आप तरतीब में से किसी भी नंबर को उठा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मुझे ये पता करना है, अब हम आ जाते हैं डाटा साइंसेस में, कि किसी का मोबाइल नंबर है और वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। वैलिड से मुराद ये कि +92 हो या 0300 हो या 03 से शुरू हो तो वो एक मोबाइल नंबर है, वरना वो मोबाइल नंबर नहीं है। या वो उसने गलत, किसी ने अपनी डाटाबेस में एंट्री करते फॉर्म में 1 2 3 4 5 लिख दिया, 7 8 9 10 लिख दिया, तो वो उसने धोखा दिया, आपको गलत नंबर लिखा है। तो वो नंबर आपको या तो आप फिजिकली देखें या आपको एक फार्मूला दें। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रिंग्स होती है ना, ये बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी नंबर की बिगिनिंग को 3-4 अलग तरीक़ों से मैच करा देते हैं कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू दिस देन दिस, इफ़ इज़ इक्वल टू दिस देन दिस। वो हम आगे समझेंगे पूरा, वो इफ़ देन एल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को ख़ासकर अली के लिए, फ़ातिमा को आता होगा इतना, तो जो है वो, अच्छा मैं तुम लोगों को बता दूँ, अलीना शी इज़ ए डॉक्टर बेसिकली मेडिकल, बट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और उसने पूरा जो है हमारे यहाँ लाइटिंग स्ट्रक्चर वगैरह पूरा खड़ा कर दिया, और शी इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और साथ ही साथ वो और बहुत सारी चीज़ें, अभी वो एक बड़ा CNC राउटर बना रही है वहाँ पे, खुद से तैयार कर रही है। और प्रॉब्ली जब उसको अगर हेल्प चाहिए होगी तो वो फातिमा को बुला लेगी सॉफ्टवेयर की, क्योंकि वो कर रही है साथ साथ।
तो वो एक अच्छा सा आउटपुट है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैं बाज़ औक़ात ये होता है मुझे कि मैंने कभी कोई बात डिस्कस की हो और मैं दोबारा रिपीट करूँ तो मुझसे पहले उसको जो है ना पता होती है। तो तुम लोगों में भी ना मैं कोशिश ये करता हूँ कि इतने आसान अल्फाज में सिखाऊं कि तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाए और समझ में आ जाए चीज़, और तुम आसानी से उसको ग्रिप कर सको और आसानी से लेकर उनको आगे बढ़ सको। ठीक है। अच्छा, तो जब हम डाटा साइंसेस पर आएंगे ना तो हम उसमें बहुत सारे, अब हम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के बारे में एक बात समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है क्या। बहुत सारे लोगों के लिए ये समझते हैं लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में से इंग्लिश है, अब इंग्लिश में हज़ारों लफ्ज़ हैं और डिक्शनरी है, कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से उर्दू है, उर्दू में भी एक होती है बोलने वाली लैंग्वेज। ये ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं है। लैंग्वेज बहुत आसान सी चीज़ है, कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत आसान है। क्यों? उसमें अलावा चंद चीज़ों के कुछ और होता नहीं है। अली ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लो, फातिमा अपने दिलो दिमाग में बात बिठा लो। सबसे आसान चीज़ है कोडिंग करना, सबसे आसान चीज़ है कोडिंग करना। क्यों? क्योंकि वो तो डिपेंड ही 3-4 चीज़ों पे करती है यार। या तो वो आउटपुट दे रही होगी या इनपुट ले रही होगी। ठीक, एक दो कंडीशन हो गई, इनपुट ले रही है या वो आउटपुट दे रही है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि ना वो इनपुट कि वो किसी चीज़ को प्रोसेस कर रही है। अब प्रोसेस करने के अंदर क्या है कि एक डाटा दिया गया, उसको प्रोसेस करना है। तो उस प्रोसेस को करने के लिए कुछ उसूल हैं, बस वही है। कुछ लूप्स होंगे, लूप व्हाइल लूप आ जाएगा। व्हाइल लूप का मतलब किसी काम को जब तक कोई काम हो ना उसे करते रहो। व्हाइल का मतलब जब तक, व्हाइल का मतलब उर्दू में क्या है? जब तक। तो जब तक ये ना हो करते रहो। एक है फॉर, फॉर का मतलब इतनी देर तक करो। फॉर रेंज, फॉर काउंट करो 1 से लेके 100 तक, तो उसमें आप फॉर लूप लगाएंगे। इसी तरह स्विच के अगर कंडीशन मैच हो जाए तो स्विच कर जाओ। इसी तरह फंक्शन बना लेते हैं वो प्रोसेस। तो ये 4-5 चीज़ें ही हैं बस उसके अंदर लैंग्वेज में। आपको सिर्फ ये 4-5 चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बाकी खैर है, बाकी सब बहुत आसान है। अच्छा, अली साहब ने कह दिया बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? ये दुनिया पागल है जो इतनी मुश्किल मुश्किल जो है ना वो हो रही होती है। हाँ, अब आप समझे उसमें हुआ क्या है। हुआ ये है कि लैंग्वेज तो बहुत आसान है, मगर बहुत सारे अलग अलग ना फंक्शंस क्रिएट कर दिए गए। फंक्शंस को लोगों ने छुपाया। छुपाने से मुराद ये कि उसकी DLL फाइल बना दी, एक्जी फाइल बना दी। अब उसको आप इंपोर्ट करते हैं उन फंक्शंस को, और उन फंक्शंस को इंपोर्ट करके फिर उसके लिए हर शख्स ने अपना डिफाइन किया है कि भाई ये कॉल करोगे तो ये होगा, ये कॉल करोगे तो ये होगा, ये कॉल करोगे तो ये होगा। वहां आपको उस फंक्शन को समझना पड़ता है बस, वरना लैंग्वेज बहुत आसान है, बहुत आसान लैंग्वेज है। लैंग्वेज का तो समझो बस 4 चीजें, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस। या तो इनपुट लेगा या आउटपुट देगा या प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करना मतलब ये 2 को 4 से जमा कर दो। अभी हमने जो कुछ देखा, हमने ये देखा सिर्फ कैरेक्टर्स के ऊपर देखा था। हम आगे और भी कर सकते, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। मैंने देखा प्रिंट, प्रिंट जो है ना सिर्फ आउटपुट देते हैं ना। लिखा 2 + 4, 2 + 4। अब ये क्या होगा जी? ऑटोमेटिकली 6 है। ठीक, मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट में, अच्छा इसने सिंटेक्स एरर दे दिया, 2 = 4, सॉरी गलत कर दिया, 2 + 4 लिखना था, 2 + 4। ठीक, ये आ गया। अब क्या हुआ, इसने 2 + 4 लिख दिया 6। अब यहाँ देखो ए के नीचे क्या नजर आ रहा है? 6 नजर आ रहा है ना। बहुत आसान है, ये प्रोसेस है। अच्छा, इनपुट देनी है, वो भी बहुत आसान है, कीबोर्ड में कुछ भी नहीं है। लिखा हमने मैसेज 1। ठीक, या आस्क का क्वेश्चन कर लेते हैं। मैसेज 1 = जैसे ही मैंने = लगाया तो मैसेज 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, वरना पहले उसके नीचे लाइन आ रही थी क्या है भाई मैसेज 1। जैसे ही = लगाया, इसका मतलब सिस्टम समझ गया, कंपाइलर समझ गया कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इनपुट जो है लिखूंगा, क्योंकि इनपुट एक इसके इनबिल्ट लैंग्वेज का पार्ट है, तो खुद ब खुद यहाँ पर आ गया मैंने इनपुट। अब मैंने क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक, ये मैंने इससे पूछा है। अब उसके बाद क्या है, अगले में मैं चला जाऊंगा प्रिंट मैसेज। अब प्रिंट मैसेज में मैसेज 1, प्रिंट मैसेज 1 को प्रिंट कर दो। ठीक, और इसके साथ मैंने कहा अच्छा मैं कोई और जुमला भी लिखा दूं। मैं उससे पहले ये मैंने लगाया ओके, योर नेम इज, कहते हैं ना जैसे किसी से पूछो उसका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम फातिमा है या अली है,
तो क्या होगा, तो फौरी तौर पे हम उसको कहेंगे अच्छा तुम्हारा नाम फातिमा है, यही है ना तरीका, मैंने वैसे लिख दिया, बिल्कुल ऐसे इंग्लिश लिख दिया। अब हम इसको रन करते हैं, अब देखो क्या होगा, मैंने जैसे ही रन किया यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज योर नेम, मैंने यहाँ के जाके लिखा, अब मैं जो भी लिखूंगा, मैंने लिखा फातिमा, ठीक है। अच्छा क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूँ तो ये इटैलिक्स में और ब्लू कलर ग्रीन कलर में हो गया, ये सिर्फ इस इन्वायरमेंट के अंदर है, वरना नॉर्मली फिर वो जैसे करेक्टर जो भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया होगा वैसे ही होगा। एंटर किया, लिखा हुआ ओके योर नेम इज फातिमा, तो ये क्या हो गया, ये इनपुट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है इसके बाद। तो हमने ये देख लिया कि एक नॉर्मल प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, हमने प्रोसेस देख लिया, हमने कहा 2 + 4 = दिस। हम प्रोसेस में ये भी करा सकते हैं कि 2 + 4 भी इनपुट में ले सकते हैं, प्लीज़ एंटर नंबर 1, प्लीज़ एंटर नंबर 2, और उसके बाद कहेंगे इन दोनों को ऐड कर दो, तो वो ऐड कर देगा। वो बहुत ही आसान है, अब ये तुम लोग अपने असाइनमेंट में खुद ही कर लेना। अब हम आते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो मैंने तुम लोगों को भी बताई थी। मैंने तुम लोगों को बताया था, अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सी हैं और आपको उलझना नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को कुछ और भी यानी ट्यूटोरियल्स वगैरह इस तरह के बता दूंगा कि जिसको देख लेना, जहाँ तुम लोगों को कुछ समझ में ना आए ना, तो इसके बहुत ज़्यादा मवाद पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात ये कि अगर इतना ज़्यादा मवाद पड़ा हुआ है तो, और फ्री का मवाद है, सारा यूट्यूब पे भरा पड़ा है, तो लोग क्यों इतने अच्छे जो है ना प्रोग्रामर नहीं बन पाते, या क्यों इतना जो है ना आगे नहीं निकल पाते कि वो करें कि जी तो मैंने तो यूट्यूब से पढ़ के इतना इंटरनेट, बहुत सारे करते भी, ये नहीं कि नहीं कहते हैं करते। बात ये कि वो सारे के सारे जो है ना वो आपको सिखा रहे हैं, आप उनको सीख भी रहे हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे तो भूल जाएंगे, यकीन जानो। अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी चीज़ को, तो भूल जाएंगे। एक दूसरे प्रैक्टिस करें तो करें किस चीज़ पे, सीख तो लिया यूट्यूब से, अब प्रैक्टिस किस चीज़ पे करें, काम ही कोई नहीं है। जब कोई नौकरी मिलेगी तब उसमें प्रैक्टिस होगी, उस वक्त तक फिर आप भूल चुके होंगे, फिर आप याद करेंगे सब कुछ, चलो हो गई बात। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस की जगह नहीं है तो आप इसको भूल जाएंगे। एक दूसरे लॉजिक नहीं डेवलप होती, लैंग्वेज आसान है, लॉजिक डेवलप करना असल चीज़ है कि लॉजिक कैसे डेवलप की जाए, एक काम को करने की एक लॉजिक होती है ना, वो कैसे की जाए, वो हम तुमको असल में इसके अंदर वो सिखाएंगे। क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि फिर हम सब्जेक्ट कवर कर लेंगे ना आज। अच्छा अब आप हम आते हैं अगली चीज़ की तरफ। मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है, ये आ गया, डिलीट किया, मैंने लिखा फ्रॉम। अभी मैंने तुमसे कहा था कि लैंग्वेज आसान है मगर पैकेजेस बने हुए हैं, हमें उनको करना पड़ता है। पैकेज क्या है, एक फंक्शन, सेट ऑफ फंक्शन है, सेट ऑफ फंक्शन क्या है, बहुत सारे अलग अलग फंक्शन कर दिए। हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, फ्रॉम टिकंटर, टिकंटर खुद ब खुद आ गया, हाँ ठीक है आ गया, टिकंटर इंपोर्ट स्टार, इसका मतलब टिकंटर से सब कुछ इंपोर्ट कर लो, ठीक है। मैंने ये लिखा हुआ है, कट टाइम कट शॉर्ट करते हैं ताकि तुम लोगों को उसमें ज़्यादा वो ख्वारी ना करनी पड़े, ठीक है। ये मैं यहाँ से कोड यहाँ से यहाँ तक के ना उठा के ले आता हूँ अपने पास, तो ये मैं तुम लोगों को भेज भी दूंगा, तुम लोग देख भी लेना, वरना अब सारा टाइप करूँगा टाइम ज़ाया होगा। वेयर वी आर राइट नाउ, सॉरी, ठीक, ये लीजिए। अच्छा अब मैंने इस कोड को जो लिखा है मैं तुमको समझाता हूँ। ये टिकंटर क्या चीज़ है, टिकंटर बेसिकली इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं पाइथन में। पाइथन में फ्लेवर्स से मुराद क्या है, हम फ्लेवर क्यों कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जो है ना सॉफ्टवेयर बनाया। तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे, तुम वो अपना वो सॉफ्टवेयर बना करके उसकी एक फाइल बना करके दे दो लोगों को कि भाई तुम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये कर सकते हो, ठीक है। अभी तक हमने जो आउटपुट ली, अभी तक जो हम आउटपुट ले रहे थे हम वो कहाँ से ले रहे थे समझे, वो हम ले रहे थे आपके टर्मिनल पे, जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे ले रहे हैं हम आउटपुट। अभी हम टर्मिनल से बाहर नहीं निकले, हमने कोई विंडो क्रिएट नहीं की। देखो ये एक विंडो है जिसको मैं छोटा करूँगा ये बंद हो जाएगी, ठीक है ना, और इसको भी छोटा करूँगा बंद हो गई, इसको भी छोटा करूँगा तो ये बंद हो गई, ये इसको भी छोटा करूँगा बंद हो गई। ये विंडोज़ है, हमें विंडोज़ खोलनी है, तो हमने खोला विंडो, हमने विंडो नहीं बनाई, हमने एक टर्मिनल पे लिया था। तो हम अगर कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम कहते हैं रन करने पे जाएंगे तो वहाँ से भी हम इस डाटा को देख सकते हैं, ये वहाँ रन होगा। तो
तो बैकएंड में ये कॉल भी की जा सकती है, इसी के थ्रू हैकिंग होती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं होता बैकएंड में काम हो रहा था। अभी हम काम कर रहे थे, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हारा जो है ना स्पीकर ऑन हो जाएगा, ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाएगा, तुम कहीं पर भी तुम्हारी सारी आवाज़ें हमें आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि अब हर शख्स वाईफाई पे कनेक्टेड है, ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, आपको पता भी नहीं होगा। और मैं ये सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ तुम्हें, क्यों? क्योंकि ये बैकएंड में ऑपरेट कर रहा है, मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। सिखाता कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा, बता दूंगा किस तरह से करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, तो ये इसलिए पॉसिबल होता है कि ये बैकएंड में हो रहा है, फ्रंट एंड में नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सामने नहीं आया ना। लेकिन अब हम जा रहे हैं उसके ऊपर। तो फ्लेवर क्या होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम पैकेज बना दिए आसानी के लिए, तो क्योंकि उसमें लिखना है कि जी इतनी चौड़ी विंडो हो, ये हो, ये हो, सब कुछ हो, तो वो उन्होंने बेसिक तैयार कर दी। इसी चीज़ को ऊप्स कहते हैं। ऊप्स क्या है? OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जगहों पे कॉल कर दिया जाता है। मसलन फर्ज किया, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तुम्हारा एडमिशन फॉर्म, ठीक। अब एडमिशन फॉर्म में 5-6 फील्ड्स हैं, ठीक। अब उन 5-6 फील्ड्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, ठीक, ये बात हो गई यहाँ पे। अब वो डाटा है, वो एक आदमी के लिए नहीं है, वो हज़ारों आदमियों के लिए। या तो ये हो कि मैं हज़ारों पीस प्रिंट करके रख लूँ एक वक्त में, और जो जो आया उसको देता जाऊँ। तो दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक फ़ोटोकॉपियर मशीन रखी हुई, बंदा आता है, आप फ़ोटोकॉपी करते हैं, दे देते हैं, फ़ोटोकॉपी करते हैं, दे देते हैं, फ़ोटोकॉपी करते हैं, दे देते हैं, फ़ोटोकॉपी करते हैं, दे देते हैं। हर शख्स को आप फ़ोटोकॉपी देते हैं, उसी वक्त करके बना के रखा हुआ है। तो ये जो उसमें ऑब्जेक्ट है, वो एक दफ़ा बना दिया जाता है, वो रखा होता है, आप उसको जब भी होता है बस कॉल कर लेते हैं। अच्छा, 2 फ़र्क हैं यहाँ पे। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे ना, जहाँ लिखा हो ना न्यू एज, बहुत ज़्यादा लिखा जाता है न्यू एज या एज करके ना, तो वो क्या होता है कि ये है ऑब्जेक्ट, इसकी न्यू कॉपी बना के दो, उसका नाम ये रख दो, ठीक है। तो अगर मैंने आपको फॉर्म 1 दिया, तो मैं कहूँगा फॉर्म 1 फातिमा का फॉर्म है, ये फातिमा का फॉर्म है। फॉर्म 1 अली अमर, ये अली अमर का फॉर्म है। फॉर्म 1 शाह हसन, ये शाह हसन का फॉर्म है। तो वो हम क्या करते हैं, उसकी नई नई कॉपी बनाते चले जाते हैं, और हर कॉपी के साथ उसकी एक एक्सटेंशन लग जाती है, उसका नया नाम आ जाता है, उसको कॉल करते हैं। अब फॉर्म वही है, वो भी फातिमा के हाथ में है, वो अली के हाथ में। फातिमा उसको फातिमा के तौर पे यूज़ करिए, शाह हसन उसको शाह हसन के तौर पे यूज़ करें, अली उसको अली के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा गया है वो उनके हिसाब से गया हो, लेकिन फॉर्म एक ही। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यही है। तो मैंने जो टिकंटर यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये यूई की फाइल्स हैं, यूई की क्लासेस हैं, जिसमें इसको अच्छा कहीं पे इसको डेफिनेशन में डेफ कहा जाता है, तो इसमें हम डेफ कहते हैं। जो डेफ होता है वो फंक्शन होता है, फंक्शन को कहीं पे क्लास के नाम से दिया जाता है, कहीं उसकी सब क्लासेस होती हैं। तो एक मेन प्रोग्राम की बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, उनके बहुत सारे सब क्लासेस हो सकती हैं, वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। तो इस तरह से करके ये चीज़ चलती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने टिकंटर को इम्पोर्ट कर लिया, ठीक। और बस यही चीज़ समझने की होती है कि कोई एक क्लास है, उसके क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है। आपने गाड़ी खरीदी, सब गाड़ियाँ चलने के लिए होती हैं, लेकिन किसी गाड़ी के अंदर जो है स्टैंडर्ड्स में सामने जो है वो टेप रिकॉर्डर कोई और सा लगा होगा, किसी में कोई और सा लगा होगा, तो उसके अंदर बटन अलग होंगे। ड्राइविंग सीट तो सेम होगी, आपके वो सीटें भी होंगी, स्टेयरिंग भी होगा, गियर बॉक्स भी होगा, सब कुछ होगा, मगर स्पीकर हो सकते हैं दूसरे क्वालिटी के लगे हों। कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं, वही रहती हैं। जो कुछ प्रोग्राम डायरेक्टिव्स हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, यानी बिल्ली है तो बिल्ली की जो है ना 2 कान, 2 आँख, नाक, मुँह, ये सब कुछ होना चाहिए। कलर उसका चेंज हो सकता है, कलर अलग होगा, लेकिन नाक एक जेनरिक है, वो सबकी एक जैसे वो होगी, सबकी नाक फंक्शन होगा, नाक का सांस लेना वो वही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो वो प्रोग्राम की डायरेक्टिव्स के हिसाब से, डायरेक्टिव्स का मतलब होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि यहाँ पर हमने क्या किया कि टिकंटर को हमने कॉल किया। टिकंटर क्या चीज़ है, इसको समझो आप। टिकंटर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक ऐसा इनका प्रोग्राम है जिसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। हमने इसको कॉल किया, हमने लिखा माई विंडो इज इक्वल टू टीके। टीके शॉर्ट फॉर्म है टिकंटर की। हम जब इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा कि टीके के साथ आप ये करेंगे, ये एक फंक्शन का निशान है। जब भी करली ब्रैकेट्स लगेंगे वो एक फंक्शन है जिसको कॉल किया जाता है। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो नाम होता है उसके आगे करली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। ये कर लिया, मैंने इसका नया नाम रखा है माई विंडो। माई विंडो जो है वो टीके।
फिर मैंने उसमें कहा अच्छा मुझे कैनवस चाहिए और मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करनी, क्योंकि हमारा टोटल फोकस किस चीज़ पे है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। हमें ड्राइंग्स बनानी है, हमें प्रिंट करना है उस ड्राइंग्स को 3D प्रिंटर के जरिए से, चाहे वो CNC में लेके जाएं, किसी चीज़ में। तो मैंने लिखा माई कैनवस इज इक्वल टू कैनवस विंडो विड्थ 400 हाइट 400। मैंने उसको हुक्म दिया कि मेरी जो टिकेंटर, माई विंडो टिकेंटर होगी, एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो टी के एक आउटपुट निकालेगा जो कि माई विंडो होगी। मैं एक लम्हे के लिए अगर तुम लोगों को ये दिखाऊं, स्टेप बाय स्टेप करूं, तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना, वो बहुत ही डिटेल में उनको समझ, उनकी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, वो हमारे लिए काम करे। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फिर वो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक, तो ये मैंने क्या किया कि इन सब को मैंने कमेंटिंग कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अगर ये आप हैशटैग लगा देते हैं, इसका मतलब कमेंट हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा तो क्या होगा, ये देखते हैं। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो ये इसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसने कोई चीज़ बनाई नहीं इसमें से। नहीं बनाती नहीं चाहिए थी इसको, एक सेकेंड। ठीक है, ये प्रोसेस कर गया टेस्टिंग 2 को, इसने कोई आउटपुट नहीं दी। हम इसके अंदर ये ले लेते हैं, माई कैनवस ग्रिड। ठीक है, हालांकि इसको यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करनी चाहिए थी। वेट अ मिनट, एक टू नहीं चलना यहाँ पे। मैंने कुछ चीजें उड़ा दी शायद इसमें से ना। इंपोर्ट टिकेंटर, ओ सॉरी, ये मैंने लिख तो दिया, क्लोज नहीं की थी, फाइल क्लोज नहीं की थी। Ctrl+C, यहाँ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे हर हाल में फाइल क्लोज करना ज़रूरी है। माई विंडो मैंने फंक्शन खोला था ना, उस फंक्शन को बंद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसको दोबारा कमेंटिंग कर दी। ठीक, अगर मैं फंक्शन को बंद नहीं करूँगा तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा। माई विंडो डॉट मेन लूप का मतलब ये है कि वाइल की कमांड है। सी लैंग्वेज में वाइल बंद कर दिया जाता है कि जब तक ये प्रोग्राम चलता रहे, ये लूप रूटीन रिवर्स होता चलता चला जाए। सी लैंग्वेज के अंदर सर लिखते हैं। फिर आपके C# में मेन लूप लिख देते हैं, क्लास बना देते हैं और उसको एंड कर दिया जाता है, खुद ब खुद एंड हो जाती है। इसके अंदर आपको जब आप कोई फंक्शन खोलते हैं तो उस फंक्शन को बंद करना। तो ये आपने माई विंडो डॉट मेन लूप लगा दिया कि मेन लूप में आ जाओ, बस ये खोले तो दोबारा ये रिपीट करे, ख़त्म ना। ये मैंने जैसे किया तो ये देखो एक विंडो यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक, अब ये 400 बाय 400 की विंडो क्रिएट हो गई। नहीं, अभी ये विंडो क्रिएट हो गई, खाली विंडो क्रिएट हुई। इसका कोई भी साइज हो सकता है, जो मिनिमम साइज था उसने खुद खोल दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये, अब फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ये तुम लोग स्टेप बाय स्टेप खुद अपने पास करोगे। फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट माई विंडो, ठीक है, ये कर दी। ये मैं आ गया दोबारा इसके ऊपर, ये यहाँ पे खुल गया दोबारा। ये इतना ही खुला कि जितने के बाद, इसको यहाँ से बंद करूँगा बंद हो जाएगा, बड़ा करूँगा बड़ा हो जाएगा। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया तो फुल साइज में बड़ा हो गया। ठीक है, और अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो छोटा हो जाएगा। मैं इसका लोगो भी चेंज कर सकता हूँ, नाम भी चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है इतने बड़े। ठीक है, उसका डॉट टाइटल लिखूंगा तो डॉट टाइटल चेंज हो जाएगा, वो आप देख लेंगे उसे कैसे करना है। ये आ जाए यहाँ पे, ये अब मैंने ये हटाया और मैंने ये हटा दिया। मैंने उसको कहा, क्या कहा कि एक कैनवस क्रिएट करो। एक एक लाइन को हम करते चले जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने कहा माई कैनवस क्रिएट करो, माई विंडो, मेरी विंडो के अंदर कैनवस क्रिएट करो 400 बाय 400 का। अब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वैसे ही प्रोग्राम खुलेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि आपने इसमें कुछ अभी ड्रॉ कराया ही नहीं, वो अंदर ही क्रिएट हो गया 400 बाय 400 का। अब मैंने क्या किया कि अगले उस पर आया मैं, ये लो। अच्छा, ये क्योंकि लूप है ना, तो देखो ये कंटिन्यूसली ऑन है। ये जो है, अगर ये लूप नहीं होता प्रोग्राम रन होकर ख़त्म हो जाता, लेकिन क्योंकि ये लूप है तो ये ऑन है, इसको बंद करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, तो ये बंद होगा। यहाँ लिखा हुआ आएगा प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड -1। -1 का मतलब कोई एरर नहीं आया इसमें, कोड एग्जिट होगा। अब मैं आता हूँ तीसरी लाइन के ऊपर। मैंने इसे कहा कि माई कैनवस, मैंने माई कैनवस जैसे होता है, आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे होते हैं, कैनवस लेते हैं ना, तो आर्टिस्ट कैनवस लेता है, उसके एक साइज़ होता है, तो आपको साइज़ डिफाइन करना पड़ा। दुकानदार पे जाके, आप पेंटर हैं, आपने एक ड्राइंग बनानी है, कोई आपने पेंटिंग बनानी है, आप कहते हैं यार मुझे 2 फुट बाय 2 फुट का एक वो दे दो,
तो यहाँ पिक्सल्स हैं तो आप लिखते हैं 400 बाय 400, 200 बाय 200, जो आपका साइज है। उसके बाद उसको ऑपरेट कैसा होना है, अपने को ग्रिड के तौर पे ऑपरेट करेंगे, यानी उसके अंदर ग्रिड आएगी। ग्रिड का मतलब ये होता है एक्स और वाई पोजीशन, ठीक। अच्छा जी, फिर मैंने उसको कहा कि तुम माई कैनवस पे क्रिएट करो एक लाइन, जो तीसरी है, जो 0 0 से शुरू और 400 पे हो और वो ब्लैक कलर की हो। मैं कुछ भी नहीं, मैं इसे रन करूंगा, देखो क्या होगा। ये देखो जी, अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लाइन पूरी ड्रॉ हो गई, ठीक हो गई ड्रॉ। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लाइन ड्रॉ हो गई। इसको मैं यहाँ से बंद नहीं करूंगा तो ये बंद नहीं होगा, यहाँ से बंद करूंगा तब भी बंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं कि एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, हम इसको थोड़ा सा फासले से एक लाइन और ले आते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, अब मैं समझाऊंगा वो। देखो अब ये 2 लाइनें ड्रॉ हुई, क्योंकि 2 लाइनें मैंने लिखी थी, एक 0 0, ये जो पोजीशन है ये लोकेशन इसकी 0 0 है, और ये लोकेशन इसकी जो है 400 बाय 400 है। क्यों, यहाँ से ये एक्स और वाई है, जो आपके पास ग्राफ पेपर पे तुम लोग काम करते ग्राफ में, ये यहाँ से चला यहाँ तक 400 आया, और ये यहाँ से यहाँ तक 400 है, क्योंकि मैंने 400 बाय 400 लिया था। अब क्या हुआ कि ये इसने लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दी पहली, उसने 0 से लेके 400 पे किया। दूसरा जो था वो 20 से शुरू किया था, मैंने कहा 20 से शुरू करो 400 पे लेके जाओ, तो वो 20 एक्स के ऊपर वो 20 जगह आगे गया। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, और हमने ये क्यों किया है, हमने ये इसलिए किया है यार, ये हमने ये यूँ कर रहे हैं क्योंकि हमने बेसिकली ड्राइंग करनी है, हमने CNC मशीन के राउटर हेड को मूव करवाना है। अगर हमने प्रिंटर को मूव कराना है तो हमने प्रिंटर में किसी एक जगह किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, या हमने CNC लेजर से कटिंग करानी है तो किसी एक जगह कटिंग करानी है, तो कटिंग कराने के लिए डायमेंशन देंगे ना। ये समझो यहाँ पे ये चीज़ शुरू होगी। इस चीज़ को मैं लिंक कराऊंगा किससे, तुम्हारे पास G कोड से और M कोड से। M कोड मशीन को कंट्रोल करेगा, G कोड उसको ड्राइंग्स देगा, ठीक है। G कोड M कोड बताएगा लेजर ऑन कर दो, M कोड बताएगा कि इंक ड्रॉप कर दो, लेकिन G कोड कहेगा कि तुम यहाँ से यहाँ जाओ, ठीक है। ये फर्क होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये मैंने लाइन ड्रॉ करके यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है जी। हम फिर बंद करते हैं। मैंने कहा यार ये तो मैं एक एक लाइन लिखूंगा तो मैं तो ख्वार हो जाऊंगा, तो मैं तो जिंदगी तो ख्वारा हो जाना जी। फिर की क्या जनाब, आपने क्या किया कि आपने कहा एक लाइन और ड्रॉ की इसमें, और 2 से फिल ब्लैक के बजाय आप इसको ब्लू कर लो दूसरे को, ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगे, ठीक है। ब्लू और इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी आप इसकी जो ना इसकी जो ना जो साइज़ है ना उसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिल ब्लैक कर दिया आपने, साइज़ 2 कर दिया, साइज़ 3 कर दिया, साइज़ 4 कर दिया, अलग अलग हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं तो जनाब अब क्या हुआ, अब ये देखिए कि ये यहाँ पे इसमें 2 से लेकर 20, इसको 40 कर दें, 50 कर दें, या 100 कर दें इसको, ठीक है, ताकि बिल्कुल अलग जगह चला जाए ना। अब ये देखिए ये 3 लाइनें ड्रॉ हो गई। पहली लाइन ब्लैक में है जो कि ये वाली लाइन को डिफाइन कर रही है, दूसरी जो है आपके ब्लू में हुई, और तीसरी जो है ग्रीन में, जो कि इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्राइव कर रहा है, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, ये हमें समझ में आया। मैंने कहा यार हमें तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करनी है, मैं एक एक लाइन तो नहीं लिख सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर के इसको करता हूँ बंद। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, एक लूप लगा देता हूँ। लूप क्या होता है, एक वो प्रोग्राम जो कंटिन्यूसली रन हो एक किसी लिमिट के अंदर। वाइल लूप भी होते हैं, फॉर लूप होते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप होते हैं, इफ देन एल्स होता है, जो कि डिसीजन मेकिंग के होते हैं कि दो चीज़ों को कंपेयर करके रिजल्ट हो। हमने लिखा फॉर, इसमें तो बहुत ही आसान है। जो C लैंग्वेज है उसके अंदर फॉर लिखते हैं तो हम इसमें लिखते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, इफ i इज ग्रेटर देन 200 i प्लस प्लस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि i बराबर है, इंटीजर है i, उसका एक नाम रख दें, वो है 0। अब i में आप अगर i 200 के बराबर हो तो ये कंडीशन आ गई, तो इस लूप से बाहर निकल यानी एंड हो जाए लूप। और i प्लस प्लस, हर स्टेप में i में एक i का इजाफा कर दिया, तो वो 200 दफ़ा जो है ना वो फंक्शन रन होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत आसान कर दिया, उन्होंने कहा फॉर x इन रेंज, x ये रेंज दे दी क्या, 1 से 40। मैंने x की रेंज रखी 1 से 40 तक की रेंज दे दी, ठीक। मैं यहाँ क्या करता हूँ कि उसके बाद कहता हूँ कि x m canvas डॉट क्रिएट अंडरस्कोर x टू 0 to 400, ठीक है, और इसको ब्लैक कलर में प्रिंट कर दो। अब क्या होगा कि ये 40 1 से लेकर 40 तक इन्हीं लाइनों को ड्रॉ करेगा। हम देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या किया, ये लाइनें ना
40 लाइनें यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी ड्रॉ हुई। ठीक, हर एक लाइन ड्रॉ हुई तो हमारे पास ये हमने ड्राइंग शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं यार ये तो हो गया ज़्यादा, मैं कहता हूँ इसको 400 पे ले जाऊँ तो क्या होगा। अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ अली, अगर मैं इसको 400 कर दूंगा रेंज को तो क्या होगा यहाँ पे, मुझे बताओ। सब लाइन बड़ी हो जाएगी। लाइन बड़ी हो जाएगी या लाइन बड़ी तो हो नहीं सकती, लाइन की लेंथ तो वही है, फ्रेम भर जाएगा पूरा। फातिमा तुम बताओ क्या होगा। सर ट्रायंगल बन जाएगा। वंडरफुल, लेट्स सी, ये देखो क्या होता है। ये पूरा का पूरा फिल हो गया क्योंकि ये 0 से लेके 400 यहाँ तक चला गया और सारा का सारा कवर हो गया। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है जी ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं अपनी ड्राइंग्स को फार्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको रखा 40, ठीक, और यहाँ पे मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 10। तो अब क्या होगा कि 0 से 40 तक जाएगा लेकिन हर किसी में 10-10 का फर्क होगा। तो अब क्या होगा कि अब 40 लाइनें खींचेंगी, उनके बीच में गैप होगा 10-10 का। ये देखिए क्या होता है, आया नजर। तो इसने क्या किया, 10-10 की गैप के साथ लाइनें ड्रॉ करने का। अब आज की इस क्लास को हम यहाँ रोकते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, क्योंकि हर शख्स के अंदर चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की एक सलाहियत होती है। मुझ में बहुत ज़्यादा है, मैं कंटिन्यूसली एक ही रात में पूरी पाइथन पढ़ा सकता हूँ तुम लोग, लेकिन क्या तुम लोग एब्जॉर्ब कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, तो इंसान थक जाता है, आदत नहीं होती। हम आज इस क्लास को यहीं रोकेंगे और इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या कुछ हमने आज उसके क्लास में किया है। ठीक है, तो तुम लोग ये देखो कि आज हमने इस क्लास के अंदर बेसिक जो है पाइथन शुरू की। मेरा जो टारगेट था आज का वो ये था कि इसके बाद मैं तुम लोगों को इंक स्पेस में एक ड्राइंग बनाता और उसके ज़रिए जी कोड रन करता। तो वो जी कोड के ज़रिए से ये हमारा सॉफ्टवेयर, जो छोटा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, क्या करता कि आपकी आउटपुट लेकर के आता और वही ड्राइंग जो जी कोड जो कि इंक स्पेस में आपने बनाई थी वो आप खुद अपने सॉफ्टवेयर में बना रहे। तो आप एक सक्सेसफुली एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे थे जो बेसिकली किस लेवल का है, जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के लेवल का है। आप अपने पेंट का सॉफ्टवेयर पूरा बना रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर यहाँ तक पहुँचेगा तो आप ये समझें कि आपने पेंट का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा फिर रिकैप करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके पास जो भी बना के मैंने दिखाया तुम लोगों को, तुमने देख लिया कि हमने एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। हमारा बेसिक मकसद क्या है, हमारा टारगेट क्या है, उसको रिवैम्प करते हैं, फिर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। हमारा बेसिक टारगेट ये था कि हम एक पाइथन में सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि एक मशीन को कंट्रोल करे और जो भी हमने कंप्यूटर पे ड्राइंग्स बनाई हैं उन ड्राइंग को वो उसके ज़रिए वहाँ पे कंप्यूटर पे लेज़र के ज़रिए कट कर सके या प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट कर सके या 3D प्रिंटर के ज़रिए वो बनाया जा सके और वो यूनिवर्सल प्रोग्राम हो जो किसी में भी चले। तो उसमें बेसिक्स हमने पहले समझ ली थी, ग्राफिक्स की, 2D की। आज आपने पाइथन में पहला सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें आपने ग्राफिक्स बनाना शुरू किए। कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि हम इंक स्पेस में एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसकी हम आउटपुट लेंगे जी कोड की, वो जी कोड की आउटपुट हम यहाँ पे रन करेंगे। जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो क्या करेगा कि ये वही ड्राइंग आपके स्क्रीन पे बना देगा जो आपने वहाँ बनाई थी। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। एक सेकेंड, हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे कि हमने फाइलें किस तरह इंपोर्ट करनी होती है। जैसे हमने ओपन फाइल आते हैं ना, जैसे यहाँ लिखते हैं ये ओपन फाइल, तो यहाँ पे फिर हम फाइल को ओपन कर लेते हैं तो खुल जाती है फाइल। तो इसमें हम ओपन फाइल का डायलॉग बॉक्स डालेंगे, फिर हम इसमें ओपन फाइल का डायलॉग बॉक्स डालने के बाद वो जो फाइल उन्होंने जी उसमें कोड में बनाई है उसको खोलेंगे और ये ड्राइंग बन जाएगी पूरी। फिर हमारा उसके बाद जो सेशन होगा उसके अंदर हम इसको हार्डवेयर से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। फिर वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ किस तरह से हो रही है, और फिर जब वो कंप्लीट होगी फिर मैकेनिकल शुरू होगा। ठीक है, तो एनी कमेंट्स, एनीथिंग, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? अली? नो सर, समझ जाइए, लेकिन सर ये जो लेक्चर है आपका ये काइंडली शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। हाँ चलो मैं कर दूंगा, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। और फातिमा तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो? नो सर, आगे आ गई। ठीक है, बड़ा उससे कहा है, आगे क्या कम समझ में आई है, पूरी नहीं आई समझ में तो पूछ लिया करो जो भी है।
अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या असाइनमेंट है तुम लोगों के पास? तुम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं अभी कॉपी करके तुम लोगों को व्हाट्सअप कर रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है? इसको आपने उसमें रन करना है। इसके बाद आपने इसके ज़रिए से छोटे-छोटे यानी जो है ना, ये कोऑर्डिनेट्स चेंज करके बॉक्सेस बनाने हैं, कुछ और शेप्स बनानी है, उनको फिल करवाना है, उनकी और इस तरह की चीज़ों को देखना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। फातिमा, मैं तुमको नेक्स्ट क्लास के बाद जो असाइनमेंट दूँगा, उसके अंदर तुमने वेव फॉर्म क्रिएट करनी है, ठीक है? एक कंटीन्यूअस वेव ओके फॉर्म क्रिएट करनी है। और अली, तुमको जो मैं सॉफ्टवेयर दूँगा, वो समझो ना, बैकग्राउंड की जो है ना मूवमेंट करवानी है, यानी एक पिक्चर अलग चल रही है, दूसरी पिक्चर पीछे अलग चल रही है, यानी मल्टीटास्किंग हो जाए। तो हम उसके अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम डालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के बाद तुम लोगों का ये असाइनमेंट शुरू हो जाएगा। फातिमा, तुम जैसे ही वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट करोगी, मैं तुमको उसके ज़रिए से ऑसिलोस्कोप बनाना सिखा दूँगा। आप सर ये अपने जी बेटा। अडोब फोटोशॉप का कोई लिंक है इसके साथ? हाँ, हाँ, और किसी भी उसमें बना लो, अडोब में बना लो, किसी में भी बना लो, उठ के अंदर आ जाएगा। जब आप सर लेज़र असल में मैंने अडोब में थोड़ा मैंने किया है, डिप्लोमा किया हुआ अडोब फोटोशॉप पे, तो उस पे मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत। सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखो, एडोब फोटोशॉप वगैरह ना, ये सारे क्या चीज़ें, ये सारे यूज़र के पीसी के ऊपर किसी पिक्चर के अंदर चेंजिंग कर लो, ये सारी चीज़ें। एडोब फोटोशॉप पे आपने पिक्चर बनाई और उसको आपने एनग्रेविंग करनी है किसके ऊपर, सीएनसी मशीन के ऊपर, तो वो आप वहाँ से उठा करके इसमें लोड करनी है। वो आपकी एक अच्छी नॉलेज है, मगर वो नॉलेज आपको इतना कर सकती है कि आप किसी के लिए पोस्टर बना लें, वो आपको 100 रुपए दे दे, 200 रुपए दे दे, बस वो यही है। यहाँ पे जिसको मैंने मशीन लगा के दी है 1.5 करोड़ रुपए की, इन्वेस्टमेंट भी मैंने करके दी, सारा कुछ हुआ है, सब कुछ साथ। अब पहले तो ये था कि हमें अपने काम करवाने, हमारा अपना काम था, जिसके लिए सब कुछ हुआ था। अब पता ये चल रहा है कि जी वो तो 1 लाख रुपए तो डेली के उनको वैसे ही बाहर मार्केट से काम आ रहा है। तो 30 लाख रुपए तो वैसे ही ले रहे हैं, 5 लाख खर्च करके 25 लाख रुपए बच रहे हैं, 5 महीने 6 महीने में पैसा वापस आ रहा है। तो ये जो तुम अब सीख रहे हो ना, ये बड़ा लेवल, ये एडोब फोटोशॉप वगैरह, तो ये जो बहुत ही लो लेवल के लोग होते हैं, लो लेवल से मुराद ये कि जिनको बहुत ही कम काम करना हो या जिनको बेसिक सीखनी हो, बस वो लोग कर लें, तो उनके लिए सही है। या वो वेब डिज़ाइनिंग जो है ना, वो भी बहुत अब कॉमन सी चीज़ हो गई है। ये वो चीज़ें जो हर किसी को नहीं मिलती, यानी हर किसी का एक्सेस नहीं है कि वो 1.5 करोड़ रुपए की मशीन पे जाके काम कर सके। तो उसको नहीं मिलता एक्सेस, तो वो फिर उस हद तक पहुँच ही नहीं पाता, और ये कम लोगों के पास चांस आते हैं। और ये जो है, क्या नाम है, एक एडोब फोटोशॉप तो कोई भी शख्स कॉपी करके सॉफ्टवेयर लगा ले, वो कर ले। अच्छा है, आना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। उसके ज़रिए से आप जो पिक्चर्स बनाएंगे, उसको इनग्रेविंग करेंगे, उसको लेज़र के थ्रू उसको इनग्रेव करेंगे, लकड़ी पे इनग्रेव करेंगे, उससे ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, उससे बैकलाइट इमिशन का प्रोसेस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे हो सकती हैं। लेकिन वो सब चीज़ें आप कर सकेंगे इससे, ठीक है? तो जी सर। मैं ये तुम लोगों को अभी शेयर कर रहा हूँ उसमें, क्या नाम है उसका, अपना व्हाट्सएप पे। चलो बस मैं भी कर दूंगा थोड़ी देर में, तो वो व्हाट्सएप पे तुम्हें शेयर कर दूंगा ये वाली फाइल। तो टिकंटर में इसको खोल के, इसको इसको यानी पाइथन में लगा के डिफरेंट, इससे जो है ना ग्राफ्स बनाना शुरू करो, और उससे फिर तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा, इसके अंदर रन करने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके जो नेक्स्ट लेवल है, जैसे मैंने बताया कि कल हम इंक स्पेस में, और इंक स्पेस को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो एडोब फोटोशॉप है वो जी कोड नहीं बनाता, क्योंकि वो मशीन के लिए नहीं बना हुआ, वो ग्राफिक्स रास्टर वगैरह फाइलें बनाते हैं। लेकिन जो हमारे ये इंक स्पेस है, ये क्रिएट करता है जी कोड, प्रोग्राम पिक्चर की जी कोड दे देता है, तो वो जी कोड हमारे लिए इधर आता है। तो हमें अगर कोई पिक्चर जिसकी वो बनवानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंक स्पेस में ओपन करेंगे, उससे जी कोड ले लेंगे बाहर, तो वो फिर आपको जी कोड उसमें मिल जाएगा साथ, ठीक है? तो चलो बस, तुम लोग अपना कमेंट्स वगैरह देने हो तो ग्रुप में दे देना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लूँगा। और नेक्स्ट क्लास में फातिमा तुमने और अली तुमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोशिश करना। शाहसन, अगर तुम्हें अच्छा लगा या समझ में आया तो तुम भी इसको करो। तो ये जो है पूरा का पूरा जो आपके पास काम है, इसमें इस पूरे को आप जो है ना अच्छी तरह से समझ लें और इसको कर लें, और फिर हम इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, आए तैमूर, तुम कब आए, पता ही नहीं चला। सर बस थोड़ी देर पहले आया था, वो सॉरी आज मैं क्लास नहीं ले सका था, आइंदा से जरा रेगुलर हो जाऊँ, आज मैं क्लास ले नहीं सका था, तो आई गॉट लेट। नहीं, कोई बात बस नहीं। वो अब इस वक्त जो है ना, अब मैं तुमको इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं। अब रियल साइंस के अंदर हम अपनी मशीन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है? मैं इसकी रिकॉर्डिंग तुमसे अभी शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों से, ठीक है? चलें, हम एंड कर रहे हैं क्लास को। ओके, थैंक यू। शाहसन, कुछ समझ में आया तुम्हें?
लर्न किया और जो मेरे स्किल्स थे कुछ चीज़ इसमें कमी थी इस क्लास से इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करूंगा जो थोड़ी ठीक है चलो ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।